A new topic of chapter Physical World and Measurement, class 11 Physics. The topic is forces in nature. कौन कौन सी forces होती हैं? The gravitational force, weak force, electromagnetic force and nuclear force. इन चारों forces को हम briefly discuss करेंगे और इनमें comparison भी करेंगे. इनकी हमने properties भी पढ़नी है. ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनके बीच क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है. दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस. इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2. The mass of the first object is mass m1, mass of the second object is mass m2. और इन दोनों के बीच क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है. ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये स्पेस में है, कहीं भी हो सकते हैं, और जो दो पार्टिकल्स होंगे इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ड्यू टू देयर मासेस, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. The force of gravitation, force of attraction between the two objects of masses m1 and m2. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है m1 and m2, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? दैट इज द डिस्टेंस r. इट इज गिवन बाय, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो g लगता है. g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स को हम और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन और अर्थ. ह्यूमन का जो मास होता है उसका मास m1 हो गया, अर्थ का मास m2 हो गया. इन दोनों के बीच जो हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हम अर्थ पे लैंड पे वॉक कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं. तो इट इज़ ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन बॉडी. तो इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. आपने पढ़ा है कि अभी फॉर्मूले में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो वहीं से हमने फाइंड आउट किया कि इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इसकी जो फोर्स होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी तक जाती है. ग्रेविटन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है उसको हम ग्रेविटन बोलते हैं. इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर. ये नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स है. इट इज़ द सेंट्रल फोर्स एंड हैंस ए कंजर्वेटिव फोर्स. इसे हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं और कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, इसलिए ये क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स भी है. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी जो फोर्स है वो एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी तक जाती है. इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है उसको हम ग्रेविटन बोलते हैं. ये वीकेस्ट फोर्स होती है, इसे हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं. सेंट्रल फोर्स बोलने की वजह से ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है. नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक फोर्स. अब वीक फोर्स क्या होता है? द leptons आर ए क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, न्यूट्रिनोस एंड एंटी पार्टिकल्स. अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, म्यून्स होते हैं. Weak force account for interaction between the lepton to another lepton and lepton to meson and lepton to baryon. अब इसमें क्या हो रहा है? वीक फोर्स तब होती है जब एक लेप्टन पार्टिकल, एक ये सब जो भी हम बात करेंगे पार्टिकल्स हैं. जब आप एक लेप्टन पार्टिकल को दूसरे लेप्टन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या एक लेप्टन पार्टिकल मेसोन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या लेप्टन पार्टिकल के एक बैरियन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ बीटा डिके इज ड्यू टू वीक इंट्रैक्शन. जो प्रोसेस होता है बीटा डिके का मतलब होता है कि जब बीटा पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन होती है किसी और पार्टिकल के साथ, ये होती है वीक इंट्रैक्शन. इन बीटा डिके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस,
वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। एंड अनचार्ज पार्टिकल जो एंटी न्यूट्रिनो होता है, अनचार्ज पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो बीटा डीके में भी रिप्रेजेंटेड, उसको हम इस तरह से फॉलो करेंगे। प्रोसेस ऑफ बीटा डीके क्या होता है, एक वीक इंटरेक्शन होती है इसकी, इसको हम वीक फोर्स बोलते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम बीटा डीके की। जो न्यूट्रॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस वो प्रोटॉन में चेंज होता है। वो प्रोटॉन में चेंज कब होता है, जब उसको एमिट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ, नेगेटिव पार्टिकल के साथ। ठीक है, जब कोई एक नेगेटिव पार्टिकल एक न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। और जो अनचार्ज पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, एंटी न्यूट्रिनो, ये जो अनचार्ज पार्टिकल है। अब जो न्यूट्रॉन था इनसाइड द न्यूक्लियस, जब वो एमिट हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ तो कौन सा बनेगा, एक प्रोटॉन बनेगा, चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन के साथ एमिटेड होगी और अनचेंज होगा एंटी न्यूट्रिनो। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये जो होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, इनकी फोर्सेस जो होती हैं 10⁻⁻15 मीटर तक की होती हैं। वीक फोर्सेस जो होती हैं ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो वीक फोर्सेस होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। इन वीक इंटरेक्शन में जो न्यूट्रॉन होता है ये एक्ट करता है एज अ फील्ड पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर द टू फेसेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है इसका कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गवर्न्ड बाय कूलम्ब्स लॉ। जो फोर्स लगती है बिटवीन द टू चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस जैसे Q1 हो गया, ठीक है, और Q2 हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास दो स्टैटिक चार्जेस हो गए। दो स्टैटिक चार्जेस मीन ये जो है रेस्ट पोजीशन पे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4π0 Q1 Q2/r²। और F क्या हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रही है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन द टू चार्जेस। और जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, और इनके बीच डिस्टेंस क्या है, दैट इज r। उसको हम लिखेंगे 1/4π0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ज़ाइलो नोट क्या होता है, ये ज़ाइलो नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। ये हर मटेरियल पे अलग अलग डिपेंड करती है, जैसे वाटर पे, एयर पे, वैक्यूम, ये अलग अलग इसकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वेरी करेगी। उसके बाद हमने पढ़ना है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि r² आ रहा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। फोटोन क्या है, इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, फोटोन होता है। और ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये सेंट्रल भी होती है एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। वो फोर्स जो न्यूक्लियस के इनसाइड ऑपरेट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन मैसोन्स एंड बिटवीन ब्रेयॉन्स एंड बिटवीन ब्रेयॉन्स एंड मैसोन्स, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, देखो जैसे कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशंस हो गई, न्यूक्लियर रेडिएशंस जो प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम दो पार्टिकल्स, जो दो एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, क्रिप्टन, रेडियम, जिससे ये क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं, इनसे ही हम जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट कराते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब ये जो इंटरेक्शन कर रहे हैं दो फोर्सेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मेसोन्स एंड बिटवीन ब्रेयॉन्स एंड मैसोन्स, ये क्या है, पार्टिकल्स है। जब इनके बीच इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज फाउंड इन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, इट इज फाउंड टू बी सच अ नेचर दैट द न्यूक्लियर फोर्सेस आर पार्शली सेंट्रल होती है और पार्शली क्या होती है, नॉन सेंट्रल होती हैं फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एग्जिस्ट व्हेन दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये भी क्या होती है, ये जो फोर्सेस होती हैं इनसाइड द न्यूक्लियस लगती हैं, और ये क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं। इनकी जो फोर्सेस होती है 10⁻14 मीटर तक होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं।
It is varies inversely with some higher power of distance. It is basically attractive force होती है, ये short range force होती है और इसका जो size होता है 10⁻15 तक मीटर तक होता है. The pi meson is the field particle. इसका field particle कौन सा होता है? pi meson. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है ऑपरेटिंग इन नेचर और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के और 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के. इट इज़ ए नॉन सेंट्रल फोर्स. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है और इसकी इंट्रोडक्शन भी. अब हमने नेचर ऑफ फिजिकल लॉज पढ़ने हैं. उसमें आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे एक्ट नहीं करेगी तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. लीनियर मोमेंटम होता क्या है कि अब जैसे कोई कार स्ट्रेट जा रही है, जब तक वो उसकी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप उस किसी सिस्टम पे नहीं लगा रहे तो उसका लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट. आपने दो बॉडीज कंसीडर की, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो सिस्टम क्या हो गया? आइसोलेटेड स्पेस में आ गया फ्रॉम द सराउंडिंग. मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही. द बॉडीज कैन म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर. ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज. जैसे इन दोनों में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, जैसे भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा कि इनके लीनियर मोमेंटम में चेंज आना शुरू हो जाएगा. जैसे इनके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो नेट मोमेंटम जो होगा दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. अब P1 P2 हमने मान लिया कि इसका जो मोमेंटम है वो क्या है? P1 है. ठीक है. इसका जो मोमेंटम है वो क्या है? P1 है. इसका मोमेंटम क्या है? P2. ठीक है. तो P1 एंड P2 दो मोमेंटम्स है. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इनका क्या होगा? P1 प्लस P2 क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अनचेंज्ड रहेगा इनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा. एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं. व्हेन टू बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईच अदर. जब दो बॉल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं, दे मूव आफ्टर द कोलिजन. इनके बीच जब कोलिजन होती है तो ये मूव होना शुरू हो जाते हैं. व्हेन टू बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईच अदर दे मूव आफ्टर द कोलिजन. जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड होने के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद ये मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में. इसको हम बोलते हैं ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम. सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है? व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन. जब आप बुलेट फायर करोगे गन से, द रिकॉइल ऑफ द गन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. रिकॉइल ऑफ द गन क्या होता है कि जब आप बुलेट फायर करते हो गन से तो रिकॉइल मीन्स जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज आल्सो ओबेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी जो गैसेज होती हैं वो ग्राउंड पे फोर्सेस लगाती हैं. इस वजह से जो रॉकेट की मूवमेंट है वो अपवर्ड रहती है. वो भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर. जब एक हैवी न्यूक्लियस अलग हो जाता है और अलग होकर दो स्मॉलर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है, द प्रोडक्ट्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे. वो भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बस हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं फर्स्ट. व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, इट्स मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी. देयर विल बी नो चेंज. व्हेन ए सिंपल पेंडुलम इज मेड टू वाइब्रेट. जब एक सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करेगा उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी रिमेन्स द सेम रहेगी जब उसकी दोनों मोशंस होगी. जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आएगा.
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होगी सिस्टम पे, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क एक्ट होने का मतलब क्या है, अगर कोई फैन रोटेट कर रहा है तो जब कोई चीज रोटेट करती है तो क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी फोर्स प्रोड्यूस होती है, वर्क डन लगता है उसके ऊपर। अगर कोई टायर रोटेट हो रहा है, कोई पुली रोटेट हो रही है, कोई फैन रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स सम एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगर किसी रोटेटरी मोशन में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, देयर विल बी नो फोर्स, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट। इफ ए सिंगल बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, हमने जब एक्सटर्नल फोर्स ली गई तो वो उसके ऊपर हमने कोई रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश की, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी फोर्स स्टोर रहती है कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी, रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी उसमें मूवमेंट थोड़ी सी आती रहती है। If a single body or a system body is having movement of inertia is rotating about an axis of rotation, जब वो रोटेट करता होता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हम फैन की बात कर लेते हैं। अब फैन अगर रोटेट कर रहा है, हम स्विच ऑफ कर देंगे, फिर भी फैन जो है रोटेट करता रहता है, इट मीन्स उसमें कोई एनर्जी जो है स्टोर है। उस स्टोर एनर्जी की वजह से वो कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है। उसकी जो रोटेशनल है, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, रोटेशनल वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, जब कोई प्लैनेट अराउंड द सन मूव करता है इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन इट इज क्लोज टू द सन, जैसे ही वो सन के क्लोज आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ही वो दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अलार्मिंग हाई स्पीड ऑफ इनर लेयर्स ऑफ व्हर्लविंड ऑन ए टोर्नेडो can be explained on the basis of law of conservation of angular momentum. अलार्मिंग हाई स्पीड, जब हाई स्पीड पे कोई एक तूफान आ रहा है, एक विंड, व्हर्लविंड, कोई विंड है जो घूम रही है, टोर्नेडो बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह वो भी क्या है, उसको हम जो एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एन आइस स्केटर और ए बैलेट डांसर, जब आइस स्केटर और बैलेट डांसर की बात करते हैं, जब उसकी इंक्रीजेज हर एंगुलर वेलोसिटी, जब वो मूव रोटेट करते हैं आइस स्केटर और बैलेट डांसर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं बाय फोल्डिंग हर आर्म्स, जब उनकी आर्म्स फोल्ड होती हैं, अब उनकी बॉडी के करीब होती हैं, फोल्ड हुई होती हैं, तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बहुत इंक्रीज होती है। एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच, और उनकी जो लेग होती है वो स्ट्रेच्ड होती हैं। ये भी एक एग्जांपल होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब आपने क्या करना है, लॉस पढ़ने हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़नी है, और जितनी भी हमने नेचर ऑफ फोर्सेस पढ़ी हैं उनकी प्रॉपर्टीज।